Hello guys, good evening and welcome to the fourth lecture of thermodynamics। मैं हूं शैलेश वैद्य और इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत करता हूं जहां पे आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज और एसएससी जेई में थर्मोडायनेमिक्स में इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक से पूछे गए हैं। पिछला लेक्चर भी हम लोगों ने ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो स्लोली स्लोली हम लोग हमारे फर्स्ट चैप्टर को पूरा कर रहे हैं। धीमे धीमे देखिए हम लोग पूरा हमारा कोर्स आराम से पूरा करेंगे। अप्रैल मंथ एंड हुआ है आज, हमारे पास अभी भी बहुत अच्छा समय है टू स्कोर गुड इन गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड। आप लोगों का काम है खाली इतना कि आ जाइए वीडियो देखने के लिए। 5 बजे मैं थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो डेली पोस्ट करता हूँ, उस समय पे आप लोगों को ऑनलाइन रहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अल्कोहल एंड मर्क्यूरी thermometer read exactly 0 degree and 100 degree centigrade, ice point and steam point at a distance between the 2 points is divided into 100 equal parts in both thermometers, the two thermometers will give exactly same reading at 50 degree centigrade। देखिए क्या कहना चाह रहा है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में टेम्परेचर स्केल का एक क्वेश्चन पढ़ाया था जहां पे हम लोगों ने अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स के ऊपर से अननोन टेम्परेचर निकाला था। तो यहाँ पे एक सीधी सी बात है, मैं आप लोगों को ये प्रूव करके बता देता हूँ, ये सही होगा। ये हो गया मान लीजिए अल्कोहल वाला थर्मोमीटर और ये हो गया आप लोगों का मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर की टेम्परेचर स्केल। यहाँ पे यू आर टेकिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड एज स्टीम पॉइंट, यहाँ पे भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट स्टीम पॉइंट, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक स्केल पे अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और इक्वल पॉइंट्स में डिवाइडेड है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी स्केल पे भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करके देख लीजिए, लॉजिक अप्लाई करके देख लीजिए, सब तरीके से वो आंसर तो सेम ही आएगा। सो इस वजह से हम लोगों को ये याद रखना है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो हमारा असर्शन तो सही है। रीजन क्या बोला गया, टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्री, ये रीजन नहीं है, ये पॉइंट भी सही है, टेम्परेचर स्केल्स आर्बिट्री होती है। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर बन जाएगा बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज 1995 में आ चुका है और इसको आप लोगों को समझ लेना है कि जब आप लोगों के दो अलग अलग सब्सटेंसेस दिए हुए हो, उनकी स्केल भी इक्वली डिवाइडेड हो तो वो टेम्परेचर रीडिंग भी सेम देंगे। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, मर्क्यूरी इन द ग्लास, थर्मोकपल, थर्मिस्टर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम गैस, इसको आप लोगों को मैच करना है। तो बात कर ले, जब मर्क्यूरी आप लोग थर्मोमीटर यूज करते हो तो वहां पे वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी जो है वो सेम रहती है। इस वजह से ये बन जाएगा कि आप लोगों को किस प्रॉपर्टी को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के तौर पे यूज करता है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो मैं आप लोगों को इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कितने टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट कैन बी आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज टिल योर इंटरव्यू। तो इस वजह से मर्क्यूरी के लिए आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी इन ग्लास, इट विल बी द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी विल बी वॉल्यूम। बात करें थर्मोकपल की, थर्मोकपल इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। ये आप लोगों को याद रखना है, मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा। अभी आप लोग आंसर समझ लीजिए। तो देखिए मुझे दो के आंसर पता हो गए और मुझे इसका भी पता है ऑप्शन नंबर डी का कि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस है भी जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है तो वो प्रेशर को ही थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के तौर पे यूज करेगा। क्यों? क्योंकि याद रखिए तीन इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है जिसका यूज करके हम लोग एक दूसरी प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लिया, मेजर ये करना है टेम्परेचर, तो यूज किसका करोगे? सीधी सी बात है प्रेशर का। यू विल फाइंड द चेंज इन प्रेशर और उस वजह से आप लोग कोई रिलेशन बनाओगे दैट इतना प्रेशर में चेंज हुआ तो टेम्परेचर में कितना चेंज होगा, एंड दिस इज द वे हाउ यू फाइंड आउट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो ये तरीके होते हैं अलग अलग। तो मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर भी हो गया 1, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन तो आ गए, तो मुझे पता चल गया ऑप्शन नंबर डी सही है। दैट मींस थर्मिस्टर के लिए क्या हो जा रहा है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये आप लोगों को समझना है, मर्क्यूरी इन ग्लास वर्क्स विद वॉल्यूम एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोकपल विद इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, थर्मिस्टर विथ
योर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर प्रेशर का यूज करता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन समझना है। मैं आप लोगों के लिए टेम्परेचर मेजरमेंट के ऊपर पूरी एक अलग वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें आप लोगों को मैं सारे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर और उनके वर्किंग प्रिंसिपल समझा दूंगा। चलिए लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर रीचेस द एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू। प्रेशर जो होता है वो एब्सोल्यूट जीरो कब होता है? जीरो बार आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एट अ टेम्परेचर ऑफ -273 केल्विन। देखिए ऐसा कोई टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है। -273 डिग्री केल्विन जैसी बात आप लोगों को कोई बोले तो उसको बोल देना कि गलत बात है, बिकॉज केल्विन स्केल जो है उसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोलते हैं और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का मतलब है कि कभी भी वो माइनस में नहीं जा सकती। याद रखिए द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कैन नेवर गो इन माइनस। इस वजह से केल्विन जो होता है ना, मिनिमम टेम्परेचर होता है 0 केल्विन। ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कब हो सकता है? 0 केल्विन के ऊपर बन जाएगा, 0 डिग्री केल्विन। तो यहाँ पे 0 डिग्री केल्विन तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है। सेकेंड कंडीशन आप लोगों को दी हुई है अंडर वैक्यूम। वैक्यूम में भी देखिए अगर हम लोग माने तो एकदम जीरो प्रेशर नहीं होता है, थोड़ा बहुत प्रेशर तो होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग किस तरीके से वैक्यूम को मेजर करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास में, तो वो आप लोगों को पता ही है। एट दी अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर पे जीरो प्रेशर नहीं होता, उल्टा प्रेशर वहां पे कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है। एंड द ओनली ऑप्शन करेक्ट नाउ इज व्हेन द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम्स जीरो। जब आप लोगों का मॉलिक्यूलर मोमेंटम सीज हो जाएगा तभी यू कैन से दैट द प्रेशर वैल्यू विल बी एब्सोल्यूट जीरो। और दूसरी कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है, इट इज पॉसिबल एट 0 केल्विन। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2002 में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम कांस्टेंट के बारे में यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है थर्मोकपल का। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कभी कभी आप लोगों को देखिए इसे डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब मैं आप लोगों को टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा डिटेल में कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है। अभी आप लोग याद रखिए कि टाइम कांस्टेंट जो होता है थर्मोकपल का, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड for a thermocouple to indicate the 63.2% of step change in temperature of a surrounding media। जहां पे भी वो टेम्परेचर मेजर कर रहा है, अगर वहां पे उसको 63.2% चेंज होता है टेम्परेचर में, सराउंडिंग मीडिया के टेम्परेचर में, तो उसको जो इंडिकेट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको कहा जाता है टाइम कांस्टेंट। तो इस वजह से आप लोगों को याद रखना है that the time constant for the thermocouple is the time taken to attain 63.2% of the value of the initial temperature difference। शुरुआती टेम्परेचर सराउंडिंग मीडिया का था, उसके साथ आप लोगों का 63.2% का जब चेंज आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हमारा टाइम कांस्टेंट ऑफ थर्मोकपल। तो ये आप लोगों को समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों का, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ए thermodynamic work sorry is path dependent except for adiabatic process। देखिए ये जो है एक्चुअली डिटेल में हम लोग जब पास यहाँ पे प्रोसेसेस की बात करेंगे थर्ड चैप्टर में, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा एडियाबेटिक प्रोसेस और दूसरे प्रोसेसेस का डेरिवेशन। तो वहां पे हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा है दैट हीट एंड वर्क आर द टू क्वांटिटी दैट आर पाथ फंक्शन। जब भी मैं हीट एंड वर्क की बात करता हूँ पाथ फंक्शन है, मतलब मैं उनको एंड स्टेट के ऊपर से वैल्यू नहीं निकाल सकता, मुझे चाहिए उनका एरिया अंडर द पीवी डायग्राम, तो मुझे वहां पे उनकी वैल्यू मिल जाएगी। पर ये क्या बोल रहा है दैट थर्मोडायनेमिक वर्क इज पाथ डिपेंडेंट। चलिए ये तो सही है, एक्सेप्ट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो ये भी सही है। एक एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा एक्सेप्शन है कि जहां पे अगर आप लोगों को खाली एंड स्टेट की वैल्यू दे दूं मैं एडियाबेटिक प्रोसेस में तो भी आप लोग उसका वर्क डन निकाल सकते हैं, जिसका डेरिवेशन मैं आप लोगों को आगे के टॉपिक्स में करवाने वाला हूं। तो असर्शन तो सही है आप लोगों का। रीजन की बात करें, इट इज ऑलवेज पॉसिबल to take a system from a given initial state to final initial state by performing adiabatic work only। हम लोग हमेशा एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक सिस्टम को ले जा सकते हैं बाय एडियाबेटिक स्टेट ओनली। ऐसा तो कुछ हम लोगों ने पढ़ा नहीं है कि खाली एडियाबेटिक वर्क से हम लोग उसको लेके जा सकते हैं। सो ये आप लोगों का ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर बन जाएगा दैट ऑप्शन नंबर सी, योर असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग किसके डिपेंडेंट होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है दैट वर्क इज अ पाथ फंक्शन। इस वजह से वर्क डन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय सिस्टम। इज अ पॉइंट फंक्शन तो हो नहीं सकता, इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर ऐसा हो नहीं सकता, इज ऑलवेज गिवन बाय पीडीवी ऐसा भी नहीं होता है। वर्क डन इज गिवन बाय टू फॉर्मूला, आइदर इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ
PdV और इट इज एन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ VdP। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक आप लोगों का एग्जांपल है फ्लो प्रोसेस का और एक नॉन फ्लो प्रोसेस का, तो इसके ऊपर हम लोग आगे जाके और बात करेंगे। ये क्वेश्चन में इंजीनियरिंग सर्विसेज 2011 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ऐसा कौन सा प्रोसेस है दिए गए में से जिसमें कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं होता है? इंजीनियरिंग सर्विसेज 2012 का क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोगों को बताया था फ्री एक्सपांशन। इसका आंसर है फ्री एक्सपांशन में ना वर्क डन होता है, ना कोई आप लोगों का एनर्जी चेंज होता है, मतलब dq इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, dw इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, योर du इंटरनल एनर्जी चेंज इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, एंथैल्पी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ये सब जीरो क्यों होती है? क्योंकि फ्री एक्सपांशन का मतलब है आप लोग आपके कोई भी फ्लूइड को वैक्यूम में एक्सपांड होने देंगे। वैक्यूम में एक्सपांड होने देने की वजह से, वैक्यूम क्या होता है, कभी भी आपके सिस्टम को कोई भी टाइप का रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता, और रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता, इस वजह से आपके सिस्टम का कोई स्ट्रेन नहीं होता है, वहां पे आप लोगों को कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इजीली ऑटोमेटिकली आप लोगों का एक्सपांशन हो जाता है। सो इस वजह से आंसर बन जाएगा फ्रॉम द गिवन वैल्यूज ओनली फ्री एक्सपांशन प्रोसेस इज द वन where no work transfer is involved। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस को मैच करना है उनकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो हमेशा याद रखिए थ्रॉटलिंग प्रोसेस कैसे आइडेंटिफाई होता है, व्हेन योर एंथैल्पी चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। ये सब प्रोसेसेस को हम लोग डिटेल में अलग अलग वीडियो में समझेंगे, अभी तो आप लोग खाली क्वेश्चन समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसके साथ, कांस्टेंट एंथैल्पी। यू कैन सी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, सीधी सी बात है एंट्रोपी ही आप लोगों की कांस्टेंट रहेगी, तो नो चेंज इन एंट्रोपी लिखा हुआ है उसके सामने ही यहाँ पे 2 में, तो ये 4-2। अब देखिए 4-2 वाला एक ही ऑप्शन है, तो मुझे मेरा आंसर ही मिल गया आई थिंक। 4-2-1-3 आगे देख लेते फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में मैंने आप लोगों को बताया है कोई भी वर्क डन नहीं होता, ये भी सही है। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है 3 में, डी के लिए 3 आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वो बन जाता है कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। हमेशा याद रखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में आप लोगों का कोई भी हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं होता, इस वजह से वहां पे आप लोगों की इंटरनल एनर्जी जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। सो थ्रॉटलिंग प्रोसेस, कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, नो चेंज इन एंट्रोपी, फ्री एक्सपांशन प्रोसेस, नो वर्क इज डन, एंड लास्ट वन आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। 4-2-1-3। नेक्स्ट क्वेश्चन, heat transfer Q, the work done W and change in internal energy are zero in case of। तो ये मैंने आप लोगों को बता के रखा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज 96 का क्वेश्चन है कि फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में आप लोगों का Q जीरो होता है, W जीरो होता है, इंटरनल एनर्जी जीरो होता है और एंथैल्पी भी जीरो होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को डेफिनेशन फाइंड आउट करना है आप लोगों का फ्री एक्सपांशन प्रोसेस का, कहां पे दिया हुआ है, जहां पे भी आप लोगों को वैक्यूम या वैक्यूम रिलेटेड वर्ड दिखे वही आप लोगों का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, a rigid vessel containing steam at 150 डिग्री सेंटीग्रेड लेफ्ट इन एटमॉस्फेयर। ये नहीं हो सकता, एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ना है। 1 kg of gas contained in an insulated cylinder expanding as piston moves slowly outward। यहाँ पे भी कोई वैक्यूम की बात नहीं करी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। A rigid vessel containing ammonia gas connected through a valve to an evacuated vessel। Evacuated means वहां पे उसमें से पूरी की पूरी एयर निकाल दी है, मतलब this is also a vacuum। Evacuated word indicates vacuum। The vessel, the valve and the connecting pipes being insulated, the valve being open after a time, conditions through the two vessels become uniform। तो इस वजह से यही डेफिनेशन बन जाएगा कि गिवन प्रोसेसेस में से कौन सा प्रोसेस आप लोगों का फ्री एक्सपांशन प्रोसेस है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आएंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप लोगों का प्रेजेंस चेक कर रहे होंगे, आप लोगों को कितना समझ में आता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg ऑफ आइस, न्यूमेरिकल है, मजा आएगा। At 0 degree centigrade is completely melted into water at 0 degree centigrade at 1 bar pressure। आप लोगों को प्रेशर दे दिया है। The latent heat of fusion of water is 333 kilojoule per kg। Densities of water and ice are at 0 degree centigrade are 999 kg per meter cube and 916 kg per meter cube। What are the approximate values of the work done and energy transfer as heat for the process respectively?
तो यहाँ पे आप लोगों को वर्क डन निकालना है। हमको पता है वर्क डन जब भी होता है ऐसे प्रोसेसेस के लिए तो हम लोग उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन पीडीवी। तो यहाँ पे आप लोगों को पी तो दिया हुआ है, दिस इज योर P1 1 बार प्रेशर, ये आप लोगों को दिया हुआ है, पर यहाँ पे डेंसिटी ρ1 वॉल्यूम तो नहीं दी हुई है। तो हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग 1 kg मास भी दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में पहली लाइन में आप लोगों को 1 kg दिया हुआ है, तो हमारे पास मास है, वॉल्यूम है, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ दैट P डेल्टा V दिस विल बी इक्वल टू P इंटू M रो टू M2 रो 2 माइनस M1 रो 1। तो मास तो आप लोगों का दोनों केस में 1 kg हो जाएगा। प्रेशर आप लोगों को दिया हुआ है 1 बार 1 बार। अब आप लोगों को आंसर किस में चाहिए, यहाँ पे किलो जूल में, ये वर्क चाहिए जूल में। तो ये 1 बार प्रेशर को आप लोग कन्वर्ट कर दोगे 1 इंटू 10⁵ मास हो जाएगा आप लोगों का 1 अपॉन, ये हो जाएगी आप लोगों की डेंसिटी, यहाँ पे पहले आएगी 916 माइनस 1 अपॉन 999। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ रहा है, सॉरी पहले यहाँ पे 999 हो जाएगा, ये रो 1 माइनस रो 2, ये यहाँ पे 916 आएगा 9। यहाँ पे मैं इसको वापस ही लिख देता हूँ, चलिए रुकिए। ये हो जाएगा आप लोगों का 999 और ये हो जाएगा 916। तो इस वजह से आप लोगों का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस में आ रहा है 9.4 जूल। तो माइनस में आ रहा है 9.4 जूल, मतलब ऑप्शन नंबर ए मुझे जो वर्क डन तो मिल गया। अब एनर्जी ट्रांसफर कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे जब भी मेल्टिंग होता है तो वहां पे खाली लेटेंट हीट एनर्जी जितना ही आप लोगों का एनर्जी ट्रांसफर होता है, और लेटेंट हीट हम लोगों को डायरेक्टली दे दी है 333 किलो जूल पर केजी। तो ये आप लोगों का लेटेंट हीट यहाँ पे आंसर बन जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर बन रहा है, दैट योर वर्क डन इज माइनस 9.4 जूल। माइनस मींस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड एनर्जी ट्रांसफर इज 333.0 किलो जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और ऐसा ही क्वेश्चन ले ले, ग्राफिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। Which one of the following is the correct sequence of the three processes A, B and C in the increasing order of the amount of work done by a gas following the ideal gas expansion process? आप लोगों को पता है कि वर्क डन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, वर्क डन हम लोग निकालते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि किस में सबसे ज्यादा वर्क डन होगा और किस में आप लोगों को सबसे कम वर्क डन होगा, ये आप लोगों को निकालना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना है, मतलब कम से ज्यादा की तरफ निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले वर्क डन निकाल लेंगे। वर्क डन फॉर ए, एक ऐसा प्रोसेस दिख रहा है रेक्टेंगल, तो उसका रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू नीचे के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 माइनस ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 1 मतलब 4। यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो आप लोगों का वर्क, यहाँ पे आप लोग किलो जूल में या भी किलो पास्कल अपॉन मीटर क्यूब कुछ भी लिख सकते हैं। अभी हम लोगों को यूनिट तो सेम है इसलिए यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वर्क डन फॉर बी निकाले। बी क्या है, ट्राइंगल, एरिया क्या हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये 1/2 हो गया। बेस क्या हो जाएगा, देखिए ये पॉइंट है 7, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 इंटू हाइट कहां तक ये अवेलेबल है, हाइट ये अवेलेबल है, ध्यान से देखे आप लोग, तो ये थर्ड पॉइंट तक, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 3। 7 माइनस 4 मतलब 3, 3 3 से 9, 9 अपॉन 2 ये हो जाएगा आप लोगों का 4.5। एंड वर्क डन फॉर सी, रेक्टेंगल है, हाइट कितनी है 1 इंटू ये हो जाएगा आप लोगों का 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 मतलब ये 3, तो ये 3 आएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या बन रहा है, सी ए बी, सी सबसे कम, उसके बाद ए, उसके बाद बी। तो ऑप्शन नंबर डी में मुझे सही दिख रहा है। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2006 में क्वेश्चन आ गया सी ए बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। An ideal gas undergoes an isothermal expansion from state R to S in a turbine as shown in the figure. The area of the shaded region is 1000 Newton meter. Then what is the amount of turbine work? कुछ नहीं है, एरिया अंडर द ग्राफ ही हमारा वर्क डन बनता है। तो ये आप लोगों को दे दिया है 1000 न्यूटन मीटर, आप लोगों को इतना निकालना है। इतना हम लोग कैसे निकालेंगे, इतना निकाल के फिर इसको 1000 न्यूटन मीटर में ऐड कर देंगे। तो वर्क डन ऐसे हम लोगों को पता है, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन पीडीवी।
यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 बार इनटू वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है 0.2 से लेके 0.1, तो ये 0.1 ही बचेगा, पर बार में है ये प्रेशर और यहाँ पे है न्यूटन मीटर में, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे न्यूटन में, तो हो जाएगा 10⁵ इंटू 0.1, मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का 10,000 न्यूटन मीटर। तो 10,000 न्यूटन मीटर और पहले का 1,000, तो ये टोटल जो हो जाएगा, टोटल वर्क हम लोग बोल सकते हैं 10,000 प्लस 1,000 न्यूटन मीटर, मतलब ये हो जाएगा 11,000 न्यूटन मीटर। बहुत आसान सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में हम लोगों को दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी प्लेन इंटीग्रेशन पीडीवी रिप्रेजेंट्स द वर्क ऑफ रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस। ये सही है। द एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम हम लोग इंटीग्रेशन पीडीवी को रिप्रेजेंट करता है रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए। नॉन फ्लो प्रोसेस मतलब आप लोग बोल सकते हो क्लोज सिस्टम के लिए। सेकेंड, उसका रीजन दिया हुआ है, द एरिया अंडर द कर्व टीएस प्लेन इंटीग्रेशन टीडीएस रिप्रेजेंट्स हीट्स ऑफ एनी रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये भी ट्रू है, पर यहाँ पे पढ़ के ये पता चल रहा है कि ये जो है इसका रीजन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बन जाएगा बी, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो याद रखिए टीएस डायग्राम पे हम लोग निकाल सकते हैं आप लोगों का हीट ट्रांसफर आप लोगों के रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और हम लोग पीवी डायग्राम पे आप लोगों का वर्क ट्रांसफर निकाल सकते हैं। तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत रेगुलरली आ सकता है, तो ये आप लोगों को समझ के ध्यान से टिक करना है। 1992 इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंटीग्रेशन पीडीवी एंड माइनस इंटीग्रेशन of VDP for a thermodynamic system of an ideal gas on valuation gives the same quantity positive or negative during a process, then the process undergone by, ये बोल रहा है कि अगर आप लोगों का इंटीग्रेशन पीडीवी और माइनस इंटीग्रेशन वीडीपी सेम आएगा, भले प्लस हो या माइनस हो पर वैल्यू सेम आएगी, तो आप लोगों का कौन से टाइप का प्रोसेस होगा। तो याद रखिए ये कंडीशन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ही हो सकती है। कैसे हो सकती है मैं आप लोगों को प्रूव करके बता देता हूं। हमको एक बेसिक सी इक्वेशन पता है थर्मोडायनेमिक्स की, दैट पीवी इज इक्वल्स टू एमआरटी। अब यहाँ पे देखिए आइसोमेरिक प्रोसेस हो गया, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस, मतलब यहाँ पे आप लोगों का प्रेशर कांस्टेंट है। आइसोमेरिक मींस आप लोगों की वॉल्यूम कांस्टेंट है, और आइसेंट्रोपिक मतलब एस कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। प्रेशर कांस्टेंट रखते हो आप लोग, ओके, तो यहाँ पे हम लोग माने कि प्रेशर चेंज अगर जीरो है तो आप लोगों का एमआरटी कांस्टेंट आता है, तो उससे तो कोई रिलेशन वर्क डन का निकल नहीं सकता। सेम वे वी को भी कांस्टेंट मानो तो भी एमआरटी ही बचता है, उससे भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। पर अगर हम लोग टेम्परेचर को जीरो पुट करें आइसोथर्मल के लिए, चेंज इन टेम्परेचर को जीरो पुट करें, तो यहाँ पे बचेगा क्या आप लोगों के पास, पीवी इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेशन करें इसका पीवी का, तो ये हो जाएगा पीडीवी प्लस वीडीपी इज इक्वल टू जीरो। होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं दैट इंटीग्रेशन पीडीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन वीडीपी। ये किसके लिए हो सकता है, जब आप लोगों का प्रोसेस आप लोगों को क्लियरली मेंशन हो कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, देन एंड ओनली देन आप लोग इसको प्रूव कर सकते हो। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है that for an isothermal process integration of PdV and minus of integration of VdP gives the same value or same quantity whether it is positive or negative। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही बार आया इंजीनियरिंग सर्विसेज में, पर ये आप लोगों के लिए रेगुलरली आ सकता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है ये क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is the expresses the reversible work done by the system that is the steady flow between state 1 and 2। देखिए steady flow मतलब हम लोग बोल सकते हैं ओपन सिस्टम के लिए माइनस ऑफ इंटीग्रेशन वीडीपी, और क्लोज सिस्टम मतलब नॉन फ्लो सिस्टम के लिए वर्क डन हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। तो ये बहुत बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन हीट एंड वर्क कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस बिटवीन द एंड स्टेट्स। ये सही है, क्योंकि हीट एंड वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है, इस वजह से उनका चेंज जो है यू कैन नेवर रिप्रेजेंट इट एज द डिफरेंस बिटवीन द एंड स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। आप लोगों को उसका मींस एरिया अंडर द कर्व पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा। उसका रीजन आप लोगों को दिया हुआ है, हीट एंड वर्क आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। देखिए पाथ फंक्शन कभी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं हो सकते, पॉइंट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल
इस वजह से आप लोगों का आंसर बन जाएगा A is true बट योर R is false। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज 99 में याद आ चुका है। याद रखिए दैट पाथ, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख भी देता हूं, आप लोगों को याद रह जाएगा। पाथ जो होता है, पाथ फंक्शन हीट एंड वर्क जो होंगे, दे आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। दिमाग में बिठा लीजिए, पाथ फंक्शंस आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड योर पॉइंट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इतना आप लोगों के लिए समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के क्वेश्चंस देख लेते हैं आईएएस में जो आ चुके हैं। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ सम एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, कौन सी इंटेंसिव है, ये आप लोगों को बतानी है। तो सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ है प्रेशर। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मैं बता चुका हूं दैट प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद देखें टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये हम लोग पढ़ चुके। वॉल्यूम जो है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वेलोसिटी के बारे में नहीं पढ़ा, तो वेलोसिटी देखिए, अगर आप लोग मास आधा कर दीजिए तो वेलोसिटी पे कुछ फर्क पड़ेगा? वेलोसिटी का डेफिनेशन बनता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो अगर आप लोग मास आधा भी कर दो तो क्या फर्क पड़ने वाला है? तो इस वजह से वेलोसिटी इज आल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल चार्ज कोई भी आप लोगों का एनर्जी जैसा होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज आल्सो यू कैन से एन एनर्जी डिफरेंस, तो वो हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। मैग्नेटाइजेशन इज आल्सो वन टाइप ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी यू कैन से, तो ये बन जाएगा एक्सटेंसिव। पोटेंशियल एनर्जी तो हमको पता ही एक्सटेंसिव है, पर विस्कोसिटी जो है वो इंटेंसिव है। मतलब आप लोगों के पास इंटेंसिव में क्या बच रहा है? 1 2 4 और 7। 1 2 4 7 कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। एक्सटेंसिव में बाकी बचा 3 5 6 8। That means pressure is an intensive property, temperature is an intensive property, volume is an extensive property, velocity is an intensive property, electrical charge extensive property, magnetization extensive property, viscosity intensive property, and potential energy is an extensive property. Next question, मैच द फॉलोइंग। आप लोगों को लॉस के साथ मैच करना है। चलिए देखते हैं हम लोग कितने लॉस को अच्छे से यहाँ पे मैच कर पाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ है द एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यहाँ पे एंट्रोपी डिफाइन करा जा रहा है, तो हम लोगों ने सेकेंड लॉ में एंट्रोपी की बात करी थी, बट उसका क्लियर डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को हमेशा थर्ड लॉ में मिलता है। तो इसका आंसर बन जाएगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकर्स इन सर्टेन डायरेक्शन। जब भी डायरेक्शन की बात होती है ना, तो आंख बंद करके याद रख लीजिए दैट द सेकंड लॉ इज द ओनली लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच टॉक्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकर्स इन एनी सर्टेन डायरेक्शन, ये किसका एग्जांपल बन जाएगा? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। सी ऑप्शन तो आप लोग पढ़ के ही समझ सकते हैं। इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडी देन दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये तो जीरथ लॉ ही है, जीरथ लॉ दिख रहा है मुझे ऑप्शन नंबर 4 में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑटोमेटिकली बन के आप लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो करेक्ट सीक्वेंस आप लोगों के पास क्या आ रही है? 3 2 4 1। 3 2 4 1 कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। दैट मींस एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये थर्ड लॉ का स्टेटमेंट हो गया। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकर्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन, ये सेकंड लॉ का स्टेटमेंट हो गया। If two bodies are in thermal equilibrium with a third body, then they are also in thermal equilibrium with each other. ये बन गया आप लोगों का जीरथ लॉ का स्टेटमेंट। एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बन गया आप लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2000 में आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन टेम्परेचर स्केल के ऊपर आ गया। अ न्यू टेम्परेचर स्केल इन डिग्री n इज टू बी डिफाइंड। n डिग्री में अगर आप लोगों को कोई टेम्परेचर स्केल डिफाइन करनी है, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट आप लोगों को दिए हुए 400 डिग्री n and 1000 डिग्री n, what will be the reading on the new scale corresponding to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। किसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग? हमारे सेंटीग्रेड स्केल के साथ। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। एग्जाम में भी आप लोगों को यही करना है। ये मान लेते हैं हमारी डिग्री n स्केल है और ये डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। ये मान लेते हैं बॉइलिंग और ये मान लेते हैं आप लोगों का फ्रीजिंग। और ये हम लोगों को जो मेजर करना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको पता है सेंटीग्रेड स्केल पे बॉइलिंग कितने पे होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग कितने पे होता है? 0 डिग्री। यहाँ पे कितने पे हो रहा है? 400 न्यूटन और ये हो रहा है 100 न्यूटन पे। तो ये आप लोगों को वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? 400 माइनस 100 अपॉन 400 माइनस एक्स।
इज इक्वल्स टू 100 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 400 माइनस x इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 40। एक जीरो कट, ये हो जाएगा 2 5 जा और ये 2 2 जा, इधर वैल्यू जान देते तो हो जाएगा 300 इंटू 2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 400 माइनस x, तो ये हो जाएगा 4 1 जा और ये हो जाएगा 60 से, तो ये हो जाएगा 400 माइनस x इज इक्वल्स टू 120। सो ऑब्वियस सी बात है x इज इक्वल्स टू 400 माइनस 120, तो ये आ जाएगा 280 डिग्री न्यूटन। दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोगों का जो n डिग्री पे जो टेम्परेचर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 280। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग गड़बड़ ना करो तो बहुत आसानी से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ ही मिनट्स, कुछ ही सेकंड्स में ही आंसर आ गया। देखिए अराउंड हम लोगों को 1 मिनट लगा ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चंस में आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना है, बेसिक कंसेप्ट से जाना है, बेसिक फंडामेंटल ही सीधा अप्लाई करना चाहिए। आप लोगों को ये बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। In free expansion of gas to equilibrium states, the work transfer involved by free expansion process में आप लोगों को work transfer कितना होता है ये पूछा गया है। फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में हम लोगों को पता है कि हमारा जो वर्क ट्रांसफर होता है हमेशा जीरो होता है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोगों का हीट ट्रांसफर जो होगा वो फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में जीरो होगा, वर्क ट्रांसफर जीरो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा और चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो होगा। तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IAS 2002 में ये आ चुका है, वर्क डन इन अ फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। देखिए आप लोगों को भी पता है, आप लोगों को बता दो, वर्क डन इन अ फ्री एक्सपांशन प्रोसेस इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ PdV and integration of VdP for a thermodynamic system of an ideal gas on valuation give the same quantity positive and negative during a process, then the process undergone by the system is। तो ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हम लोगों ने इसको बोला था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आप लोगों का जो वर्क ट्रांसफर होता है वो इंटीग्रेशन PdV एंड माइनस इंटीग्रेशन VdP वो वैल्यू वाइज सेम होता है, वैल्यू वाइज सेम होता है। इस वजह से आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये आप लोगों का आंसर बन जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। रिपीटिंग क्वेश्चन है। Next question, for the expression integration PdV to represent the work, which of the following is correct? तो एक बात आप लोगों को बता देना चाहूंगा, एक होता है ओपन सिस्टम जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेडी फ्लो। उसके लिए जो वर्क ट्रांसफर जो होता है वो होता है आप लोगों का W माइनस ऑफ इंटीग्रेशन VdP। और एक होता है आप लोगों का क्लोज सिस्टम जिसको हम लोग नॉन फ्लो प्रोसेस भी बोलते हैं। उसके लिए आप लोगों का जो वर्क ट्रांसफर होता है वो होता है इंटीग्रेशन प्लस ऑफ PdV। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो जाएगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आप लोगों का क्लोज सिस्टम का है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही बैठा है। द सिस्टम इज क्लोज्ड वन एंड द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द नॉन फ्लो सिस्टम। तो याद रख लीजिए, फॉर ओपन सिस्टम और स्टेडी फ्लो सिस्टम work done is equals to minus of integration of VdP, and for a closed system or a non-flow process work done is equals to plus of integration of PdV। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। Next question, work done air is compressed adiabatically in a steady flow process with a negligible change in potential and kinetic energy, the work done in the process is given by। देखिए ये क्वेश्चन IAS 2000 and GATE 1996 में आ चुका है। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, मेरे को एक वर्ड पे मेरी आंख अटकती है, दैट इट इज गिवन एज स्टेडी फ्लो प्रोसेस। स्टेडी फ्लो प्रोसेस का मतलब है ओपन फ्लो, और अभी हम लोगों ने पिछले में बात करी दैट ओपन फ्लो प्रोसेस या स्टेडी फ्लो प्रोसेस के लिए वर्क डन होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ VdP। तो यहाँ पे भी हमारा वही आंसर होना चाहिए, दैट द वर्क डन फॉर द गिवन प्रोसेस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ VdP। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोगों को मैच करना है कुछ चीजों को। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे तो थोड़ी बहुत चीजें हमारी डिस्कस करना बाकी है। बोतल फिलिंग प्रोसेस, एक्चुअली इसको बाकी रख दीजिए, मैं आप लोगों को ये सारे के सारे प्रोसेस पढ़ाना बाकी है। जूल थॉमसन इफेक्ट हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, नॉन सीमन स्टेटमेंट हम लोगों को नहीं पता, इसलिए अभी इसको पेंडिंग पे रख दीजिए। मैं यहाँ पे बड़ा सा P बना देता हूँ, दिस आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। द थर्मोडायनेमिक वर्क, यहाँ पे आप लोगों को थर्मोडायनेमिक वर्क का डेफिनेशन पूछा गया है। तो याद रखिए, वर्क जो होता है थर्मोडायनेमिक्स का वो दो चीज पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के बताता हूँ, या तो वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ PdV
और या तो वर्क डन होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वीडीपी, मतलब वो दो प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है, एक है प्रेशर और एक है वॉल्यूम। सीधी सी बात है। तो ये जो प्रेशर जो है डेल्टा वी, नॉट जस्ट वॉल्यूम, इट इज चेंज इन वॉल्यूम। ये जो प्रेशर जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये जो चेंज इन वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाती है आप लोगों की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो यू कैन से दैट द थर्मोडायनेमिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑप्शन नंबर सी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये बन जाएगा आप लोगों का आंसर, थर्मोडायनेमिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मैच द फॉलोइंग। आईएएस 1999 में आ चुका है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है आप लोगों को सबसे पहले तो ये देखना है कि वर्क जो होगा वो हमेशा आएगा तो पाथ फंक्शन होगा। वर्क पाथ फंक्शन है तो वर्क तो पाथ फंक्शन हो गया। और दूसरा यहाँ पे देखा जाए तो डेंसिटी, और यहाँ पे कंफ्यूजन होता है प्रेशर में। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करना है। तो ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करना है तो वर्क के आगे 1 लिखा हुआ हो, डी के आगे 1 लिखा हो, ऐसे तो दो ही ऑप्शन बनते हैं, ए और सी। अब यहाँ पे ए में क्या बोल रहा है दैट वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो सही है। मैं यहाँ पे अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को क्या मुझे शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी और प्रेशर ये दोनों है ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनती है, ये कंफ्यूजन हो जाता है। फिर दिया हुआ यहाँ पे डेंसिटी 2 जो यहाँ पे जो है बी, उसके आगे इस ऑप्शन से जाऊं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और प्रेशर के बारे में बात करें तो प्रेशर बन जा रहा है पॉइंट फंक्शन। तो यहाँ पे दोनों केसेस सही है कि आप लोगों का प्रेशर बन सकता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी, और डेंसिटी भी बन सकता है पॉइंट फंक्शन। पर यहाँ पे डेंसिटी को कभी भी हम लोग चेंज इन डेंसिटी के तौर पे नहीं दिखाते, स्पेशली इन थर्मोडायनेमिक्स। इस वजह से आप लोग एक बात याद रखनी है दैट प्रेशर विल बी द पॉइंट फंक्शन ऐसे केसेस में, और डेंसिटी बन जाएगी आप लोगों की इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए 3241। तो ये आप लोगों को छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन ये पसंद आया होगा। विद दिस वी आर ओनली लेफ्ट विद एसएससी जेई क्वेश्चन। कल का वीडियो में जो लाऊंगा वो एसएससी जेई के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा थर्मोडायनेमिक्स में जो पूछे जाते हैं। तो विद दिस हमारा ये वीक का फर्स्ट चैप्टर जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का पूरा हो जाएगा। आप लोगों के लिए इतना इनफ है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स के लिए। तो आप लोगों से, सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद एंड जय भारत।